देखिए बच्चों, आप लोग को हम कितना नंबर क्वेश्चन तक समझा चुके थे? 62 नंबर क्वेश्चन तक समझा चुके थे, समझाए थे ना? अब देखिए, आप लोगों को हम थोड़ा सा आगे क्वेश्चन समझाएंगे। आप लोग उस पीछे वाले बेंच पे आके बैठ जाइए। इधर पीछे वाले बेंच पे आके बैठे ना। देखिए बच्चों, 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होता जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए। यह सिद्धांत कहलाता है बच्चों। तो ऑप्शन दिया है बच्चों, हुंड का नियम। क्या दिया हुआ है? हुंड का नियम, पाउली का नियम, अफबाउ का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। देखिए बच्चों, तीनों के तीनों जो होते हैं, केवल एक हाइजेनबर्ग को छोड़ दिया जाए, हाइजेनबर्ग को छोड़ दिया जाए तो तीनों के तीनों जो होते हैं एटम के इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड नियम दिए हैं। ठीक है, और तीनों के नियमों को हम लोग को पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैसे ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑर्बिटल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ऑर्बिटल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोगों को ढंग से पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो इसको अभी हम नहीं समझाएंगे, इसको हम बस ये ऑप्शन आप लोग याद रखेंगे। हम आप लोगों को लास्ट में समझाएंगे जब इन लोगों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताएंगे। इसमें कोर इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, करने बहुत सारे टॉपिक्स जो है अभी बचे हुए हैं। यहाँ तक कि आप लोगों का, यहाँ पे देखिए, आप लोगों का यहाँ पे ये जो होते हैं क्वांटम नंबर, ये भी अभी हम आप लोग नहीं समझाए हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, इन चारों क्वांटम नंबर को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो आप लोगों को मतलब बहुत अच्छा से समझ में आएगा कि इन क्वांटम नंबरों को, ये क्वांटम नंबर किसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, पहला क्वांटम नंबर ऑर्बिट से रिलेटेड होता है, दूसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल से, तीसरा क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स से, और चौथा क्वांटम नंबर जो होता है स्पिन, वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन से। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन दो टाइप का मोशन करता है, एक सर्कुलर मोशन और एक रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो रोटेट करते हैं उनके लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 हो जाता है। जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उनके लिए -1/2 हो जाता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? लड्डू देखिए तो बाइक का चाबी उसमें पड़ा है क्या? ठीक है, तो इस बात को हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। है? नहीं है? एक मिनट। है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत में बच्चों आइंस्टीन, हाइजेनबर्ग, रदरफोर्ड और पाउली। तो हाइजेनबर्ग जो है ना बच्चों, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, और इनके अनिश्चितता का सिद्धांत को भी हम लोग पढ़ेंगे। ये अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है बच्चों? ये सब सारे जो है एक तरह से रहस्यमय चीज है। और एक तरह से देखिए बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है बच्चों, वैसा पोर्शन है जिस पोर्शन के बारे में आप लोग न कभी देखे हो। एटम को आप लोग कभी देखे हो? नहीं। एटम का शेप इतना होता है कि उसका रेडियस 10⁻⁻10 मीटर होता है, 1 एंगस्ट्रॉम होता है। और उसके न्यूक्लियस का रेडियस जो होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, यानी 1 फर्मी होता है। तो हम लोग उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, जिन चीजों को कभी हमने अपने आंखों से न देखा है और न कभी हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों, ये आप लोगों के मतलब समझ लीजिए कि बहुत ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक लेवल की ये बातें हैं बच्चों। ठीक है, तो अनिश्चितता के सिद्धांत के प्रतिपादन किसने किया था बच्चों? हाइजेनबर्ग ने किया था। देखिए, अगला हाइजेनबर्ग से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे कणों की स्थिति तथा वेग का युगपत निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह कथन है हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत का। दूसरा है पाउली अपवर्जन का सिद्धांत का। तीसरा बाउ प्रिंसिपल का, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की डी ब्रोगली धारणा का। तो इसमें हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का ही सिद्धांत आप लोगों का ऑप्शन में मारा जाएगा बच्चों।
और ये क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से चर्चा करेंगे। आप लोग घबराएंगे नहीं, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हुन्स रूल, अबाउ प्रिंसिपल, ये सब हम समझाएंगे। इसमें अभी तक हमको आप लोगों को देखने से 4 टॉपिक जो है आप लोगों को पढ़ाना जरूरी हो गया है। एक है बच्चों क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्या। दूसरा है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और तीसरा है बच्चों आप लोगों का ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने प्रकार के होते हैं, ये सभी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की। तो बच्चों नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी। ऑप्शन दिया था अल्फा, बीटा, गामा और एक्स किरण। तो आप लोगों को मालूम है अल्फा किरणों की सहायता से रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, समझो ना। उसमें आप लोगों को बताया गया था कि प्लेटिनम जैसे धातु पर अल्फा कणों से आघात नहीं, सॉरी सोने का न था, सोने के पत्थर पे प्लूटोनियम धातु से, जो एक रेडियो सक्रिय तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा, बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन किया जाता है। और उसमें से अल्फा किरणों से उस सोने के पत्थर पे स्ट्राइक करा के हम लोग क्या करते हैं, मतलब रदरफोर्ड ने एटम का स्ट्रक्चर निकाला था और उसमें उन्होंने न्यूक्लियस के बारे में चर्चा की थी। तो सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करने वाले कौन थे बच्चों, रदरफोर्ड ही थे। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की, अल्फा कणों से। तो क्वेश्चन उठेगा बीटा कण और गामा कण क्या है। तो अल्फा, बीटा और गामा कण रेडियो सक्रिय तत्व के नाभिक से निकलने वाली किरणें हैं, जिसमें से कुछ दृश्य होती है और कुछ अदृश्य होती है, ठीक है। और इस घटना को हम रेडियो सक्रियता कहते हैं और इसके खोजकर्ता जो थे वो हेनरी बेकुरल थे। और एक्स किरणें कैसे उत्पन्न होती है ये हम आज आप लोगों को समझाएंगे। यहाँ पे एक्स कण के बारे में भी बात किया गया है। हाँ, क्वेश्चन आया है वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है। समझाए थे आप लोगों को, समझाए थे ना युकावा का मेसोन सिद्धांत, हम बताए थे ना। मेसोन, पाई मेसोन जो होता है नाभिक को चारों बगल बांध के रखता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को। और युकावा इसको खोज करने वाले थे जो एक जापानी साइंटिस्ट थे, ठीक है ना। ये तो हम 68 नंबर क्वेश्चन समझा दिए। वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है वो क्या है बच्चों, ऑप्शन है मेसोन, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के आवेश का खोज किसने किया था बच्चों, बोलिए तो। मिल्टन साहब ने किया था। कौन सा प्रयोग था, तेल बूंद। तो चारों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। रदरफोर्ड ने क्या खोज किया था, नाभिक का। जे थॉमसन किसका खोज किया, इलेक्ट्रॉन का। और इलेक्ट्रॉन के E/m यानी चार्ज बाई मास के रेशियो का भी खोज इन्होंने ही किया था। और उसके बाद चैडविक साहब ने किसका खोज किया था बच्चों, न्यूट्रॉन का। किसका खोज किया था, न्यूट्रॉन का। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए बच्चों, यहां पे ध्यान देने की बात है, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है किस पर बच्चों, आवेश पर, इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही पता चलता है कि वो तत्व धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि निष्क्रिय गैस है। इसके बारे में हम आप लोगों को बताए थे कि इसमें जैसे हम बताए थे कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन, अगर बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 हो तो वो धातु, 5 6 7 है तो है अधातु, और 4 है तो उपधातु, और 8 है तो निष्क्रिय गैस। इसमें 3 एक्सेप्शन केस आते हैं। 3 क्या आते हैं एक्सेप्शन। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी
वो नॉन मेटल होता है। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो इनर्ट गैस होता है, जबकि उसको मेटल होना चाहिए। हाइड्रोजन को भी मेटल होना चाहिए। और कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 4 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वो नॉन मेटल होता है, जबकि उसको क्या होना चाहिए? मेटलवाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटलवाइड होना चाहिए। ठीक है। अगला है, किसी तत्व की रासायनिक गुण निर्भर करता है परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर। बाबू, इस बात को, हाँ, किसी तत्व के रासायनिक गुण निर्भर करते हैं परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर। ठीक है। तो इसमें बच्चों आपका आंसर हो जाता है परमाणु संख्या पर, क्योंकि परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और प्रोटॉन की संख्या होती है। और अब प्रकृति जो होता है, रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉन पे निर्भर करता है। रासायनिक गुण किस पे निर्भर करता है? इलेक्ट्रॉन पे। नहीं मालूम है? मालूम है ना? क्योंकि रासायनिक रासायनिक क्रियाएं जितनी भी होती है वो इलेक्ट्रॉन के ही कारण होती है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो तो स्टेबल हो जाएंगे, इनर्ट गैस जैसा बन जाएंगे। अगर 1 2 3 रहे तो मेटल अनस्टेबल, 5 6 7 रहेंगे तो नॉन मेटल अनस्टेबल अस्थाई, आउटर मोस्ट में 4 रह गए तो मेटल वायर्ड, ये भी अनस्टेबल अस्थाई। केवल स्टेबल होते हैं जिसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। ठीक है ना? समझ में आया? चलिए, तो इसी बात को हम लोगों को पुष्टि करना है। थोड़ा सा आगे देखिए, तब तक हम आ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ये सारी बातें? देखिए, किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बच्चों? संयोजी इलेक्ट्रॉन पर, परमाणु संख्या पर, ऑप्शन दिया था, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु संख्या पर, द्रव्यमान संख्या पर, परमाणु भार पर। ठीक है। हम्म। रासायनिक गुण, देखिए, रासायनिक गुण मतलब क्या होता है हम समझा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे कोई तत्व है, तत्व की कितनी कैटेगरी होती है? 4। धातु, अधातु, उपधातु और निष्क्रिय गैस। इनकी पहचान कैसे होती है? संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होते हैं धातु की, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होते हैं अधातु की, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं उपधातु की, संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं अक्रिय गैस की। अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में 8 होने के कारण उनका अष्टक पूरा होता है। क्या होता है? अष्टक पूरा होता है। जो अक्रिय गैस होते हैं उनका ऑक्टेट पूरा होता है बच्चों, लेकिन बाकी तीनों का ऑक्टेट पूरा नहीं रहता है। अब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं? लूज करते हैं, गेन करते हैं, शेयरिंग करते हैं। किसका? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। तो लूज करते हैं, तो लूज करने की टेंडेंसी मेटल में होती है, तो लूज करने की टेंडेंसी केमिकल प्रॉपर्टी। गेन करने की टेंडेंसी नॉन मेटल की होती है, केमिकल प्रॉपर्टी। शेयरिंग करने की भी टेंडेंसी नॉन मेटल की होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया तो कहां लूज करेगा? तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। तो जो लूज करेगा वो केटाइन बन जाएगा, जो गेन करेगा वो एनाइन बन जाएगा। और केटाइन यानी प्लस चार्ज, एनाइन यानी माइनस चार्ज, दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाएगा, आयनिक बॉन्डिंग बन जाएगा। तो वो मॉलिक्यूल आयनिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। समझ में आया? अगर नॉन मेटल आते हैं तो दोनों के अंदर गेन करने की टेंडेंसी है, तो दोनों शेयरिंग कर लेंगे। शेयरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, सहसंयोजिक बंधन। और सहसंयोजिक बंधन बन जाएगा तो उस तरह के अणु सहसंयोजिक हो जाएंगे। और सहसंयोजी अणु प्राय द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में पाए जाते हैं।
तो इलेक्ट्रॉनों के ही लूज और गेनिंग से ही बहुत सारी प्रॉपर्टियां इनकी क्लियर हो जाती है। समझ में आया? तो सारी केमिकल प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब समझ में आ गया? चलिए देखिए बच्चों, न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन थे बच्चों? पाउली थे। पाउली साहब ने कैसे न्यूट्रिनो को खोज किया था ये भी समझाएंगे। तो न्यूट्रिनो जो टॉपिक है बाबू, ये रेडियो एक्टिविटी का टॉपिक है। न्यूट्रिनो जो है नाभिक के अस्थायित्व के संदर्भ में और गामा किरणों के उत्सर्जन के संदर्भ में न्यूट्रिनो का आविष्कार हुआ है। वैसे एक्सपेरिमेंटली लेवल पर तो प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन थ्योरेटिकली लेवल पर प्रूफ हो चुका है न्यूट्रिनो। ठीक है, उसका यूज कहीं कहीं एक्सपेरिमेंटली लेवल पर हम लोग हाइपोथेसिस में कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, मेसॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो पाउली तो न्यूट्रिनो हो जाएंगे। चैडविक कौन हो जाएंगे बच्चों? चैडविक न्यूट्रॉन का। तो युकावा, युकावा जो जापानी साइंटिस्ट थे जिन्होंने नाभिक के अस्थायित्व के संदर्भ में बताया कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांध के रखने की क्षमता मेसॉन के कणों में होती है। नाभिक अगर देखा जाए तो नाभिक अस्थायी होगा, ऐसे देखिएगा तो अस्थायी होगा। क्यों? क्योंकि नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और नाभिक में एक से अधिक प्रोटॉन रहते हैं। केवल हाइड्रोजन में ही ना एक प्रोटॉन रहता है, नहीं तो बाकी में देखिए तो एक से अधिक प्रोटॉन रहते हैं। अब प्रोटॉन कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ढेर सारे प्रोटॉन अगर नाभिक में रहेंगे तो ढेर सारे प्लस चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल चार्ज। तो प्लस चार्ज के बीच में रिपल्सन लगता है, प्रतिकर्षण लगता है। तो प्रतिकर्षण लगेगा तब तो नाभिक को टूट जाना चाहिए, लेकिन टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे बाबू, हाँ, जैसे अनार देखे हो ना, अनार के अंदर बहुत सारे दाने होते हैं, बहुत सारे दाने होते हैं। तो उसमें समझ लीजिए कि लाल दाने भी होते हैं, सफेद दाने भी होते हैं। तो मान लीजिए एक अनार में आधा लाल दाने हैं, आधा सफेद दाने हैं। वो सभी बंधे हुए हैं किसके? तो अनार के खोइए बाहरी कवर से। तो जो बाहरी कवर है वही पाइमेसॉन है। अब समझ में आया? बाहरी जो कवर है वो पाइमेसॉन है। अब जैसे बाबू प्याज है, प्याज को प्याज का कुतरी बना के आप लोग उसका पकौड़ा बनाए हो, पकौड़ा बनाए हो ना? अरे पकौड़ा रोजगार आजकल मोदी जी बहुत ज्यादा अधिक कर दिए हैं, पकौड़ा छानने वाले भी रोजगार रोजगार गेन कर लेंगे। तो पकौड़ा छाना सीख जाओ। कहीं सरकारी नौकरी नहीं लगा तो सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। आप लोग जनरल साइंस पढ़ रहे हो मेरे पास, अगर सरकारी नौकरी नहीं लगा तो पकौड़ा ही छानना पड़ेगा आप लोगों को। अच्छा खासा आमदनी हो जाता है। शाम को अगर पकौड़ा छानोगे तो 350-400 रुपया कमा लोगे, महीने का 10,000 बन जाएगा। चलिए पॉजिटिव सोच रख के चलिए कि नौकरी नहीं लगेगा तो पकौड़ा छानना हम सिखा देंगे। वो भी हमको आता है, समझ रहे हो ना? तो जब प्याज का कुतरी बनाते हो तो उसको बेसन में लपेट के आप लोग डालते हो तेल में, तो बेसन उसको बाइंडिंग करने का काम कर देता है। ठीक उसी तरह से पाइमेसॉन जो है बेसन का काम करेगा। अब प्याज का कुतरी समझ लीजिए कि वो प्रोटॉन हो गया। क्या हो गया बच्चों? प्रोटॉन हो गया। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? तो ये है युकावा का मेसॉन सिद्धांत। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन हो जाएगा क्लोरीन 17, 2, 8, 7। हाँ, और क्लोरीन किस कैटेगरी में आएगा? नॉन मेटल। हाँ, रदरफोर्ड के, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? 2, 8, 7 हो गया बच्चों। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग ने सर्वप्रथम दिखाया कि परमाणु में होता है। क्या होता है? नाभिक। इसकी त्रिज्या कितनी होती है? 10 के नहीं, 10 के घात में -15 मीटर। हाँ, कोई पूछेगा कि नाभिक में कौन कौन रहते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हीं को न्यूक्लियन कहते हैं हम।
नाभिक की त्रिज्या 10 के घात में -15 मीटर होती है, यानी 1 फर्मी होती है। ये सब तो आप लोगों को एकदम याद हो जाना चाहिए, ये सब पे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए बच्चों, उसके बाद कर आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? फिर आ गया बच्चों क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या पढ़ाना अब लग रहा है जरूरी हो गया है। हम सोच रहे हैं कि जितना पढ़ा दिए हैं उसके आधार पर सब समाप्त करने के बाद एक दिन के लेक्चर में आप लोगों को क्वांटम संख्या समझा देंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देंगे, बस हो जाएगा काम तमाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? बताइए, परमाणु के 3 आधारभूत अवयव। तो परमाणु के 2 भाग, आंतरिक भाग और बाह्य भाग। बाह्य भाग में रहता है कक्षा, कक्षा में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। प्रयोग था विसर्ग नली प्रयोग। ठीक है, दूसरा नाभिक होता है। नाभिक में कौन कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी परमाणु के 3 आधारभूत कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखिए बच्चों, एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में होता है। एकधा आयनित कार्बन परमाणु के नाभिक में होता है। आयनित कार्बन परमाणु, आयनित कार्बन परमाणु यानी कार्बोकेटायन या कार्बो एनायन, जो ये आप लोग के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। कार्बोकेटायन कब बनता है, कार्बो एनायन कब बनता है, ये सब टॉपिक आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मिलेंगे बच्चों। नाभिक की बात किया है तो नाभिक में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब किसी भी परमाणु को आयनित करने में कौन काम करता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अगर लूज हुआ तो वो थनाइन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन गेन हुआ तो रिनाइन बन गया। और जबकि पूछा है नाभिक के बारे में, तो हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, नाभिक में तो होता नहीं है। तो नाभिक में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो कार्बन का सिंबल क्या होता है? C612, C612, यानी परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12, यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो ये आपके ऑप्शन हो गए बच्चों। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। तो फोटोन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो परमाणु में रहते हैं। फोटोन क्या है? फोटोन मतलब प्रकाश है। प्रकाश, प्रकाश परमाणु का भाग थोड़ी होता है, नहीं होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होता है तो उनमें क्या पाया जाता है? एक जैसा चक्रण, विपरीत चक्रण, एक जैसा अथवा विपरीत चक्रण, कोई चक्रण नहीं। तो हम अभी आप लोगों को समझाए थे, क्वांटम संख्या के बारे में बता रहे थे कि क्वांटम संख्या 4 होती है। मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, घूर्णन क्वांटम संख्या। घूर्णन क्वांटम संख्या ये कहता है कि अगर एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन वृत्तीय गति करते हैं, साथ साथ घूर्णन गति भी करते हैं। और घूर्णन गति ऐसे करते हैं कि एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। इसलिए एक का +1/2 हो जाता है तो एक का -1/2 हो जाता है। इसलिए जब भी 2 इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में रहेंगे तो याद रखना कि एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो विपरीत चक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु अभाज्य है यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? सब लोग जानते हैं बच्चों, परमाणु अभाज्य है निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? डाल्टन, बर्जिलियस, रदरफोर्ड और गाड्रो। तो परमाणु सिद्धांत देने वाले कौन थे? जॉन डाल्टन। इस संसार का निर्माण अत्यंत ही सूक्ष्म से सूक्ष्म कणों से हुआ है, जिसे हम परमाणु कहते हैं। यह नित्य ही अविभाज्य, अनश्वर तथा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है। इसे ना तो काटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है, या ना किसी भौतिक विधि या रासायनिक विधि से उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही
लेकिन इसको नष्ट कर दिया किसने? आइंस्टीन साहब ने। E बराबर mc स्क्वायर के थ्योरी देके अब परमाणु बम बना दिया। समझ हो ना? तो डाल्टन के सारे परमाणु सिद्धांत लगभग गलत हो गए, लेकिन फिर भी नेव तो वहीं से न रखाया। एक बैग रोटी बनाना थोड़ी आ जाता है। पहले आटा सानते हो, पहले आटा गील हो जाता है, फिर टाइट होता है, तब लोइया बनाने आता है। तब लोइया बनाओगे तो कोई गोल होगा, कोई ढबोल हो जाएगा, फिर आदत पड़ जाएगा। तो इसी तरह से कोई भी थेसिस जो होती है पहले गलत से शुरुआत होती है, फिर जाके प्यूरिफाइड होते होते सही हो जाती है। ठीक है बच्चों? कह रहा है किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का थेसिस दिए थे ना। 2n स्क्वायर के अनुसार पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32, पांचवी कक्षा में 50, सातवीं कक्षा में 98, छठी कक्षा में 72। 2n स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है सारी थेसिस? कह रहा है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 12 है। इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं? तो देखिए, परमाणु संख्या आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या की सूचक होती है, प्रोटॉन की संख्या की सूचक होती है। तो परमाणु संख्या 6 दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, प्रोटॉन भी 6। और न्यूट्रॉन निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को माइनस कर दीजिए, तो 12 में से 6 जाएगा तो 6 आएगा। तो इसमें प्रोटॉन की बात किया है, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 12, बोले सॉरी 6 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणविक संख्या Z। एक मिनट रुक जाइए। कह रहा है परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो हम आप लोग को समझाए हैं कि कोई भी तत्व का परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या का सूचक होता है। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होता है तो A में से Z को माइनस कर देते हैं, तो आपका Z हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है यूरेनियम 92,235 प्रोटोनों की संख्या है। तो कौन नहीं बता सकता है? इसमें जो परमाणु संख्या है 92, वही प्रोटॉन की संख्या, वही इलेक्ट्रॉन की संख्या। और न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो 235 में से 92 को माइनस कर देंगे, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगी बच्चों। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा? 92 हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए, एक मिनट उसका स्विच टिप दीजिए, तो स्विच टिपिए जल्दी से, नहीं तो बैठेगा। चलिए बच्चों, अब समझ में आ गया? अब देखिए बच्चों, सोडियम का परमाणु संख्या 11 तथा द्रव्यमान संख्या 23 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात किया है तो 11, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 23 में से 11 घटा देंगे तो 12, और फिर प्रोटॉन की संख्या तो 11। नहीं समझ में आया? अरे परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या होती है। तो 11 दिया है तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11, और न्यूट्रॉन को निकालना है तो द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या माइनस कर दो। 23 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो पहले इलेक्ट्रॉन की बात किया था 11, फिर न्यूट्रॉन 12, फिर प्रोटॉन 11। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कैसा लगा? अच्छा लगा आज का क्लास? चलिए अब इनको आज समाप्ति कर दे रहे हैं, कल थेसिस आप लोगों का बन जाएगा। अब बताइए बच्चों, यूरेनियम 92,238, ये यूरेनियम का समस्थानिक है बच्चों, जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। तो यूरेनियम 92,235 का एक समस्थानिक होता है यूरेनियम 92,238। तो ये समस्थानिक है यूरेनियम का। इसमें पूछा है न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो 238 में से 92 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 146। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सर्वाधिक उपयुक्त है?
एक तत्व का परमाणु भार उस तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग है। दूसरा, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तीसरा, एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। चौथा, एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। तो देखिए चारों ऑप्शन के बारे में हम आप लोगों को समझा दें कि चारों ऑप्शन कौन सा सही है। देखिए बच्चों, परमाणु भार मतलब क्या होता है, तो परमाणु का कुल द्रव्यमान में जी से गुना कर दिया जाए, जी से गुना कर दिया जाए तो परमाणु भार निकल जाएगा। किसी व्यक्ति का भार क्या होता है समझिए, तो जितना उसका द्रव्यमान है तराजू पे तौला जाए उसमें जी के मान से गुना करने पर उस व्यक्ति का भार निकलता है। जी क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब भार का सूत्र होता है W बराबर m इंटू जी। तो परमाणु भार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के जोड़ से नहीं निकलेगा। समझ में आया? उसमें पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दोनों जोड़ के उसमें जी से गुना करेंगे तब परमाणु का भार निकलेगा। दूसरी बात कह रहा है द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। तो एकदम सही बोला है। द्रव्यमान संख्या जो भी निकलता है और परमाणु भार निकालोगे तो दोनों अलग अलग आ जाएंगे। द्रव्यमान संख्या आपको जैसे मान लीजिए कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 है तो उसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। तो 6 प्रोटॉन के एक प्रोटॉन के मास में 6 से गुना कर दीजिए तो प्रोटॉन का द्रव्यमान निकल जाएगा। एक न्यूट्रॉन के मास में 6 से गुना कर दीजिए तो न्यूट्रॉन का मास निकल जाएगा। दोनों मास को जोड़कर 9 से गुना कीजिएगा तो क्या वो 12 के बराबर आएगा? 9.8 से गुना कीजिएगा तो नहीं आएगा। तो ये बात एकदम सही कह रहा है। तीसरा कह रहा है एक तत्व का परमाणु भार एक पूर्णांक होता है। पूर्णांक यानी धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक +1 2 3, ऋणात्मक पूर्णांक -1 2 3। तो द्रव्यमान परमाणु भार कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। चौथा, एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणुओं के परमाणु भार समान नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन C612 और C614 इसका परमाणु भार निकालिएगा तो कुछ अलग आ जाएगा, इसका परमाणु भार निकालिएगा तो कुछ अलग आ जाएगा। समस्थानिकों के कारण परमाणु भार में भिन्नता आ जाती है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। कितना बार समझाए हैं बच्चों? 10 के घात में -10 मीटर या 1 एंगस्ट्रम होता है। चलिए कह रहा है निम्नलिखित में से 20 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन वाला कण कौन होता है? तो 20 न्यूट्रॉन में 18 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 38 तो आर्गन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ही प्रोटॉन की संख्या का सूचक होती है। ये आप लोग समझे हो? तो इलेक्ट्रॉन अगर 18 है तो प्रोटॉन भी 18 और न्यूट्रॉन 20 है तो द्रव्यमान संख्या निकालिएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है तो परमाणु संख्या भी 18 हो जाएगा। तो इस तरीका से आर्गन हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है किसी तत्व का परमाणु संख्या 35 है तथा उसमें इलेक्ट्रॉन 18 है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? गलत बोला है बाबू। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? तो यहां पे देखिए बच्चों, परमाणु संख्या 35 है, 18 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो परमाणु संख्या समझ रहे हो ना? परमाणु संख्या ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये गलत बोल दिया है, इसको द्रव्यमान संख्या लिखा रहता। द्रव्यमान संख्या यहाँ पे, तो देखिए लूसेंट भी गलती करता है। तो परमाणु संख्या काट के द्रव्यमान संख्या उसको बना लीजिएगा, तब इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी 18 हो जाएगा। समझ में आया? उसको द्रव्यमान संख्या बनाइए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अनुरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? तो धातु जिसके बारी कक्षा में 1 2 3, तो बताइए किसमें है? डी नंबर ऑप्शन में 2 है। ये कैल्शियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम।
अगला कह रहा है किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो ऋण आवेशित परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होती है, क्योंकि ऋण आवेशित परमाणु में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम, और धन आवेशित में इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो प्रोटॉन की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम। डी नंबर ऑप्शन। नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्थर पर अल्फा कणों की बौछार की तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार चले गए। सही बात है। सभी अल्फा कण धातु की पन्नी को पार कर गए? नहीं, गलत बात है। अधिकांश अल्फा कण छोटे कणों पर छोटे कोण बनाकर विचलित हो गए? गलत बात है। अधिकांश अल्फा कण बाहर चले गए। अधिकांश अल्फा कण वापस विचलित हो गए? जी नहीं, वापस विचलित बहुत कम हुए थे। तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा। बताए हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से ही पता चलता है कि धातु है कि अधातु है कि उपधातु है कि निष्क्रिय गैस है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या है जो एम सेल में मौजूद रह सकती है? तो के एल एम तीसरी कक्षा, के एल एम तीसरी कक्षा। तो 3 का होल स्क्वायर 9 और 9 दूना 18, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया? अल्फ्रेड नोबल, फैराडे, वोल्टा, बोर तथा रदरफोर्ड। कौन नहीं बताएगा? बोर तथा रदरफोर्ड। हो गया, समाप्त हो गया बच्चों। कैसा लगा आज का क्लास?